ऑलराइट गाइस, सो आज के लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन है दैट इज प्योरली अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ हायर परचेस। अब ये तो श्योर है कि सर अगर हम हायर परचेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो दोनों की बुक में आनी चाहिए, एक इन द बुक ऑफ हायर परचेस एंड एक इन द बुक ऑफ हायर। बट हम साइमल्टेनियसली नहीं स्टडी करेंगे, साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे ना तो आपको लॉजिक रिलेट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एक बार आपने हायर परचेसर का समझ लिया ना तो आपको हायर वेंडर का समझना एकदम आसानी है। समझ में आ रहा है क्या? सो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। एक्चुअली हायर परचेसर के बुक में अकाउंटिंग एंट्रीज के दो तरीके हैं, ओके जिसमें से एक तरीका मैं जनरली स्टूडेंट को बोलता हूँ फॉलो करो, बट मॉड्यूल में सजेस्ट करते हो उन्होंने दो तरीके किए हैं गेटिंग, इसलिए दोनों हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बट मोर ऑफनली हम जो मेथड फॉलो करेंगे दैट विल बी मेथड नंबर 1। हम कौन से मेथड फॉलो करेंगे? मेथड नंबर 1। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हायर परचेसर के बुक में जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। एक है विदाउट इंटरेस्ट सस्पेंस, विदाउट इंटरेस्ट सस्पेंस, एंड एक है विथ इंटरेस्ट सस्पेंस। मतलब अगर हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करते हैं तो, और अगर हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम सारे लॉजिक्स यहां पे लगाना चालू करेंगे। सबसे पहले एसेट की जो कैश प्राइस होगी, राइट, और जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर का इंटरेस्ट होगा, ये मैं मेरे हायर परचेसर के बुक में कैसे अकाउंट करने वाला हूं। एज अ हायर परचेसर जब भी आप कोई भी एसेट हायर परचेस पे लेंगे तो हायर परचेसर के बुक में वो एसेट रिकॉर्ड होते वक्त कैश प्राइस पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस और नो, राइट? बट सर क्या लीगल ओनरशिप उसके पास ट्रांसफर हुई है क्या? फिर भी मैंने आपको बताया था सब्सटेंस ओवरफ्लो, और आज अगर लीगल ओनरशिप हायर परचेसर के पास नहीं है फिर भी अकाउंट में सब्सटेंस ओवरफ्लो एप्लीकेबल होगा और वो जो एसेट है वो हायर परचेसर के बुक में ही दिखने वाला। सबको क्लियर हो गया? तो शुरुआत करते हैं। पहली मेथड आपको पढ़ा रहा हूं विदाउट इंटरेस्ट सस्पेंस। ये समझ गया तो इंटरेस्ट सस्पेंस आपको मैं एक प्रॉब्लम के साथ एक्सप्लेन करूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। बस बहुत बड़ा लॉजिक में फर्क नहीं। हायर परचेसर के बुक में एसेट purchased. So very first entry in the books of hire purchaser कब होगी? जब वो एसेट हायर परचेस पे लेगा। एंड वेरी फर्स्ट एंट्री विल बी हायर परचेस एसेट अकाउंट डेबिटेड। दोहरा रहा हूं, हायर परचेस एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। पर जब भी आप वो एसेट हायर परचेसर की बुक में रिकॉर्ड करने वाले हो आप उसको बच्चों कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट एट कैश प्राइस। मतलब ये जो पहली एंट्री होगी ना जिसमें आपने वो एसेट हायर परचेसर की बुक में रिकॉर्ड किया है, कौन से प्राइस पे होगा? कैश प्राइस। सबको क्लियर हो गया क्या? जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था कि जब तक आपको कैश प्राइस पता नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों, समझ में आ गया क्या? बिकॉज सर कैश प्राइस पता नहीं तो पहली एंट्री पास ही नहीं होगी। सबको क्लियर हो गया? ओके। इमीडिएटली हायर परचेसर हायर वेंडर को डाउन पेमेंट करेगा क्या? इमीडिएटली हायर परचेसर हायर वेंडर को डाउन पेमेंट करेगा क्या? इन दैट केस मान लो ये हम ईयर 1 की बात करें, ओके? हम कब की बात करें? ईयर। इमीडिएटली हायर वेंडर को जब डाउन पेमेंट मिलेगा हायर परचेसर अपने बुक में डाउन पेमेंट के लिए जो एंट्री पास करने वाला है
राइट। डाउन पेमेंट किसको मिलेगा? डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट का एलिमेंट है क्या? नहीं, इसलिए सर इंटरेस्ट का अभी भी अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ। राइट। एंट्री क्या पास होनी चाहिए? हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट। आपने डाउन पेमेंट क्या कर दिया? पे कर दिया। इज इट ओके? अब मुझे बताओ, जनरली जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है दैट इज एट द एंड ऑफ ईयर 1, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर। जनरल चेंज हो सकता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, बट अगर ईयर 1 के एंड में पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाला है तो ईयर 1 का जो भी इंटरेस्ट है, लॉजिकली सोचो, ईयर 1 का जो भी इंटरेस्ट है वो ईयर 1 के इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है क्या? ईयर 1 का जो भी इंटरेस्ट है वो ईयर 1 के इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है क्या? और हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में उसको इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को अलग करने का काम कर दिया। तो सर ईयर 1 के एंड में सिर्फ और सिर्फ वही इंटरेस्ट चार्ज होगा जो ईयर 1 का है। सर ईयर 2 का क्यों नहीं? अरे ईयर 2 जब पूरा होगा तो वो ड्यू होगा ना, मतलब अभी अपने को सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंटरेस्ट चार्ज करना है? बराबर है बच्चों। ईयर 1 का जो इंटरेस्ट है वो आपने ईयर 1 के इंस्टॉलमेंट से अलग किया होगा कि नहीं किया होगा? ये इंटरेस्ट हायर परचेसर के ऊपर चार्ज होने वाला है, और ये इंटरेस्ट हायर परचेसर किसको पेएबल है? मानते हो? इसीलिए जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो उसके उस पर्टिकुलर पीरियड का, फिर उस पर्टिकुलर ईयर का जो इंटरेस्ट है वो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर आपको पहले रिकॉर्ड करना होगा क्या? राइट। जनरली ईयर एंड, समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज तब ड्यू होगा ना, राइट। इंटरेस्ट ड्यू एंट्री विल बी, हायर परचेसर के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है क्या? हायर परचेसर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है क्या? सो इन दैट केस एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, किसको पेबल है? हायर वेंडर को पेबल है क्या? टू हायर वेंडर अकाउंट। सबको क्लियर हो गया क्या? सर जी पहले एंट्री में हायर वेंडर को सिर्फ कैश प्राइस पेबल था, चेक करो। हायर परचेस एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मतलब उसमें आपने सिर्फ कैश प्राइस रिकॉर्ड किया है क्या? मतलब सर ऑलरेडी जितना भी कैश प्राइस पेबल है वो रिकॉर्ड हो गया, बट इंटरेस्ट अलग से रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? एंड अब आप मुझे बताओ, उसको जो कैश प्राइस पेबल है पहले एंट्री में रिकॉर्ड हो गया, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया, अब आप उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर सकते क्या? एंट्री विल बी पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। एंट्री क्या पास होनी चाहिए बच्चों? एंट्री विल बी हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इज इट ओके विद एवरीवन? समझ पा रहे? कोई डाउट है? कोई भी अंडरस्टूड? ओके। अब मुझे बताओ, ईयर के एंड में जो भी एसेट है वो हायर परचेसर ने अपने बुक में एज एसेट अगर बताई होगी तो ईयर के एंड में डिप्रिसिएशन कौन लेगा? वन हु यूजेस दैट एसेट। और एसेट को यूज कौन कर रहा है? और अगर हायर परचेसर एसेट को यूज कर रहा है तो उसके बुक में डिप्रिसिएशन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यस और नो? इसीलिए डिप्रिसिएशन चार्ज एंट्री क्या पास होगी? depreciation account debited to HPSA account. Is it okay? ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेस एसेट। इज इट ओके? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? एंड नाउ गाइस आप मुझे बताओ, अगर हायर परचेसर के बुक में आप ईयर एंड में सारी एंट्री पास कर रहे हो तो ईयर एंड में क्लोजिंग एंट्री भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और क्लोजिंग एंट्री में उसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो किसको ट्रांसफर होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर मैंने आपको पूछा यार भाई ईयर के एंड में, ध्यान दो, ईयर के एंड में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, तो हायर परचेसर के बुक में ईयर के एंड में जो एंट्री पास होनी चाहिए दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट
एंड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबको समझ में आया क्या? तो क्या यहाँ पे लॉजिकली हमने ईयर 1 खत्म कर दिया क्या? राइट फ्रॉम परचेस ऑफ एसेट, देन मेकिंग डाउन पेमेंट, then charging interest in installment 1, then paying off installment 1, then charging of depreciation, and then transferring of depreciation and interest to profit and loss account। लॉजिकली हायर परचेस अकाउंट में ईयर 1 कंप्लीट हो गया क्या? ये सारे एंट्री जो मेरे बोर्ड पे है ए टू जेड लोगों को क्लियर हो गए हैं क्या? पक्का 100%। सर इसके आगे जब जाएंगे ईयर 2 इंस्टॉलमेंट 2 हो सकता है ना, ईयर 2 के एंड में मान लो अगर इंस्टॉलमेंट 2, अब जब सेकेंड ईयर आएगा तब बच्चों आप मुझे बताओ, ये जो एसेट परचेस की है, ये जो डाउन पेमेंट है, ये कोई एंट्री पास होने वाली है क्या? मतलब सर जी जैसे ही आप सेकेंड ईयर या फिर सर जब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट की तरफ गए, तो अब जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना है तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट क्या अभी तक रिकॉर्ड हुआ है क्या? मतलब सर पहले उसके ऊपर का इंटरेस्ट पेबल बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? सर कैश प्राइस पेबल एक साथ पूरी हो गई है। एंट्री नंबर हायर परचेस एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर, उसमें आपने कैश प्राइस पेबल बता दिया, बट इंटरेस्ट टू टाइम रिकॉर्ड करना होगा ना। तो अब अगर सेकेंड ईयर पूरा है तो अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम पेबल बता सकते हैं, बिकॉज ईयर पूरा हुआ, अब इंटरेस्ट पेबल यस और नो। तो अब आप क्या करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के वक्त आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट पेबल बताएंगे कि नहीं बताएंगे? समझ पा रहे हो क्या? इन दैट केस आप जो एंट्री पास करेंगे, थोड़ा इन दैट केस आप जो एंट्री पास करेंगे, अगेन इंटरेस्ट चार्ज, एंट्री क्या पास होगी बच्चों? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट, एंड इमीडिएटली आप उसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे क्या? सो अगेन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्या एंट्री पास होनी चाहिए पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की? हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट। इज इट ओके? समझ में आया? सर सेकेंड ईयर का वापस डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कि नहीं होगा? सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन वापस चार्ज होगा कि नहीं होगा? सो बच्चों अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज एट द एंड ऑफ ईयर 2, एंट्री विल बी depreciation account debited to HP asset account। मंजूर? दिमाग में गया? एंड इन द सेम मैनर जब आप ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट चार्ज करते हो, आप उसको ट्रांसफर करेंगे क्या? ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, बराबर है। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। सबको समझ में आ गया क्या? सर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? सर जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता, और एक बार आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गया कि उसके बाद में जो एचपी एसेट है आपके बुक में कंटिन्यू होगी क्या? खुद के एसेट होगी। ऐसे भी सर आपके बुक में आज भी एसेट है ही, बट एक बार आपने आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया कि उसके बाद में आप उस एसेट के लीगल ओनर भी बन गए और आप उस एसेट को अपनी बुक में कंटिन्यू करते रहेंगे और ये खत्म हो जाएगा ट्रांजैक्शन। सबको क्लियर हो गया क्या? यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? बट मान लो बच्चों कि टोटल 5 हायर परचेस इंस्टॉलमेंट थे। कितने थे? आपने फर्स्ट पे किया, आपने सेकंड पे किया, मान लो बच्चों थर्ड में कुछ गड़बड़ हो गई एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट अब आपको पे करना पॉसिबल नहीं है, या फिर आप उतने एबल नहीं हो कि आप इमीडिएटली थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करें। समझ में? अब हायर वेंडर क्या करें? मान लो आप थर्ड ईयर में हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, आप कहां पे हो? थर्ड ईयर में हो और आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करना चाहिए कि नहीं पे करना चाहिए था? आप थर्ड ईयर में थे, आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करना था, बट आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, ये कब प्रूव होगा? जब थर्ड ईयर का एंड आएगा। मतलब दो आपने थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, ठीक से सुनना, दो आपने थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, फिर भी थर्ड ईयर का इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा? बिकॉज हायर वेंडर कहेगा भाई पूरे साल तक अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो आप मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो बात अलग है, बट पूरे साल अगर अमाउंट आउटस्टैंडिंग है
तो पहले मैं तेरे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा थर्ड ईयर का, बाद में आगे की बात करेंगे। यस और नो? मतलब दो थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट पे हुआ है नहीं हुआ है, फिर भी इंटरेस्ट चार्ज होना जरूरी है क्या? इसीलिए थर्ड ईयर में अगर उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया फिर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या? यस। एंड देन इंटरेस्ट चार्ज का जो एंट्री पास होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर। मंजूर? पर सर जी उसने कुछ थर्ड इंस्टॉलमेंट अपने को नहीं दी, तब अपन ने उसको थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। हायर वेंडर को अपन ने थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया क्या? अब व्हाट एग्जैक्टली हायर वेंडर कैन डू? सर जी हायर वेंडर आएगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि देख भाई थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करना जरूरी है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दे, कोई टेंशन नहीं। हायर परचेस का ठीक है करता हूँ, बट उसने अल्टीमेटली वापस 15 डेज हायर वेंडर को थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। एक फाइंड हायर वेंडर आएगा, जो भी एसेट है उठाएगा, लेके चला। मतलब सर इन केस हायर परचेसर fails to pay the installment, then higher vendor have a right to। तो सर ये थ्योरेटिकल सब ठीक है, बट सर अगर वो एसेट रिपर्चेस करके लेके गए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या? बिकॉज अपने को अभी इंटरेस्ट किसमें है कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप कैसे चेंजेस लाएंगे, है ना? और इसीलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अगर कभी भी एसेट का रिपोजीशन हुआ, अगर कभी भी एसेट का रिपोजीशन हुआ तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा है ये आपको मुझे गाइड करना। समझ में आ रहा है? बट ऐसे नहीं कि मैंने आपको फॉर्मेट के लिए इंटरेस्ट पढ़ा दिया और बात हो। पहले नॉर्मल प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें रिपोजीशन नहीं है, और जब रिपोजीशन आएगा ना तो रिपोजीशन दो तरीके का। रिपोजीशन कितने तरीके का होगा सर? दो तरीके, मतलब नंबर वन पार्शियल। पार्शियल पार्शियल मतलब क्या? क्या आपने उसके वास्ते तीन एसेट लिए थे, फॉर एग्जांपल तीन ट्रैक्टर लिए थे। हायर वेंडर आप क्या सर कह रहे हैं आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, आपने कहा नहीं मैं भरने की एबिलिटी में नहीं, बट आपने पहले दो तो भरे ना। उसने कहा ठीक है भाई तूने पहले दो तो भरे ना, पूरी तरह से काम करता हूँ मैं, तीन ट्रैक्टर लेते ना, दो लेके जा तो एक तेरे पास रख। समझ में आ रहा है क्या? मतलब उसने रिपोजीशन किया, बट सारा के सारा रिपोजीशन के पार्शियल किया। एक ये वैरायटी हो सकती है, और दूसरी वैरायटी मतलब फुल। बराबर है? आया पूरे एसेट लेके वापस चला, पूरा की पूरा एसेट क्या हुआ? बट सर रिपोजीशन होने पर अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होनी चाहिए, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज अभी आप फॉर्मेटिकल सीखेंगे, ये अकाउंटेंट को अकाउंट। हम नॉर्मली जब लेजर बनाएंगे ना, तो लेजर बना के मैं आपको वैल्यूज गाइड करूंगा तो आपको सीखने में मजा आएगा, कि आपको एंट्री का लॉजिक समझेगा, हाँ ऐसा क्यों हुआ। यानी सो मेरे हिसाब से अगर रिपोजीशन नहीं है तो सेम एंट्री हर एक साल होती रहेगी, एंड में ऑटोमेटिक हायर परचेस का एसेट हायर परचेस की बुक में मेंटेन होगा, बात खत्म। बट अगर रिपोजीशन है तो क्या इसका भी अकाउंटिंग सीखना है, बट कब? जब उसके प्रॉब्लम आएंगे तब। इनिशियली अच्छे प्रॉब्लम रिपोजीशन के नहीं, डायरेक्ट सीखेंगे मजा आएगा। आप मुझे बताओ ये जो विदाउट इंटरेस्ट सस्पेंस इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर है, ये ए टू जेड लोगों के दिमाग में गया है क्या? स्टिल आई विल प्रोवाइड यू टाइम ऑफ 5 मिनट्स। एक बार आप प्रॉपर्ली सारे एंट्रीज देखो, फिर हम आगे की तरफ। गेटिंग 5 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूँ, एक बार सारे एंट्रीज रिवाइज करो। ये एंट्रीज कौन से है? विदाउट इंटरेस्ट सस्पेंस। सर इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या फर्क गिरेगा? इंटरेस्ट सस्पेंस में एक छोटा सा फर्क गिरता है, जिसमें मैं आपको हिंट देके रखता हूँ। अभी आपने क्या किया, हर एक साल का इंस्टॉलमेंट आने पर इंटरेस्ट ड्यू किया क्या? वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ऐसा मत करो, ईयर के शुरुआत में जितना भी पूरे पीरियड में आने वाला इंटरेस्ट है उठा के इंटरेस्ट सस्पेंस में रख दो, और एक साल उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल दो, तो फर्क नहीं गिरेगा, पर ट्रीटमेंट तो चेंज हो ही रहा है ना। रेडी? वो कैसा? पहले मेथड पहले क्लियर होने दो, स्टेप बाय स्टेप चलो। क्लियर हुआ है क्या? टाइम ऑफ 5 मिनट्स, एक बार सारे एंट्रीज देखो। बुक में लिखना है, आपके एक्चुअली नोट्स में भी और टेक्स्ट बुक में सारे अवेलेबल है, सच कुछ नहीं कि आपको लिखने की जरूरत है, नोट्स में ये आपको अवेलेबल है एंट्री जो मैं आपको पढ़ाया। ये कोई ऐसा नहीं कि अलग से उसको बुक में लिखने की, पर एक बार लिखेंगे तो ये भी श्योर है कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपरली हो सकती है। ये एंट्रीज में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते। टाइम ऑफ 5 मिनट्स देख लो।
चलो ऑलराइट गाइस, तो यहाँ तक आपने अभी देख लिया होगा जो भी हमने डिस्कशन किया है, बराबर। अब अगर हम आगे जाएंगे तो आज के जर्नल एंट्रीज आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार रिवाइज करना है, बिकॉज ऐसे नहीं होगा कि जर्नल एंट्री किया और प्रॉब्लम स्टार्ट हो। पहले जो हमारे बेसिक कैलकुलेशन वाले हम खत्म करने वाले, बट एक साथ अगर मैं एक दिन सारे जर्नल एंट्रीज पढ़ाता हूँ तो गेट कंफ्यूज। तो आज जो लेक्चर में जर्नल एंट्रीज हुए उसको आज पूरे दिन में एक बार रिवाइज करना है। समझ में आ गया क्या? एंड अब रहा हुआ लेक्चर जो है वो हम क्या करेंगे, अपने नोट्स के प्रॉब्लम में कंटिन्यूएशन में आएंगे। मतलब प्रॉब्लम नंबर 5। सर आपने कल प्रॉब्लम नंबर 4 का वर्किंग नोट बताया, इसमें हमने क्या कर दिया था, इंटरेस्ट एंड इसको बाइफरेट कर दिया था, राइट और रॉन्ग। बट उसके नीचे उन्होंने अकाउंटिंग भी पूछा था, बट उस अकाउंटिंग में उन्होंने जो मेथड यूज किया दैट इज इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड जनरली पहला नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? तो वो जितना पार्ट प्रॉब्लम नंबर 4 का है उतनी जगह आपके बुक में ब्लैंक रखो, बिकॉज हम उसको लेंगे, बट कब लेंगे, जब नॉर्मल वैरायटी का एग्जाम खत्म हो। इज इट ओके? एंड नाउ एवरीवन कम ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 5, आप मुझे दो, अभी तक हमने इंटरेस्ट और कैश फ्लो को बाइफरेट करने का एक ही वैरायटी देखा, यस और नो? प्रॉब्लम नंबर 5 सेम वैरायटी का समय क्या, एक बार चेक कर लो। प्रॉब्लम नंबर 5 सेम वैरायटी का समय क्या, एक बार चेक कर लो। सॉल्यूशन आपके साथ है वहां पे, फॉर्मेट कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो है। प्रॉब्लम नंबर 5 सेम वैरायटी का सम है क्या? तो क्या सब लोग प्रॉब्लम नंबर 5 में, सिर्फ आपको क्या हुआ है थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूँ। A acquired on 1st January a machine under a hire purchase agreement which provides for 5 half yearly installment। मतलब इंस्टॉलमेंट कैसा है सर, आज तक ईयरली था, अब क्या है हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली अगर इंस्टॉलमेंट है तो हम इंटरेस्ट 6 मंथ्स का ले सकते हैं ना, बिकॉज जो भी इंटरेस्ट आप चार्ज होगा दैट विल बी फॉर पीरियड ऑफ, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मूविंग अहेड, ऑफ रुपीज 6000 ईच। एक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 6000। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन द 1st जुलाई, पहला इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगा, 1 जुलाई को। Assume that the applicable rate of interest is 10% per annum. Calculate the cash value of the machine. अब एक चीज दिमाग में रखना, अगर इंटरेस्ट पूरे साल के लिए 10% है तो बाय डिफॉल्ट 6 मंथ्स के लिए कितना है, तो आप जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी, आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल रहे हो ना, तो अगर आपने डायरेक्टली 5% से निकाला तो आंसर 6 मंथ्स का ही आएगा। बिकॉज आप क्या करेंगे, इंटू 10% इंटू 6 बैठ, अगर आपने इंटू 5% से आंसर किया तो आंसर वही आएगा कि नहीं आएगा, और इसलिए उन्होंने कैलकुलेशन डायरेक्टली 5% से की कि जरा चेक करो। समझ में आ रहा है? चेक कर लो, सेम कल की जैसा है क्या। सबसे पहला वाला इंस्टॉलमेंट आएगा नंबर 5, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, बट उसके ऊपर का इंटरेस्ट निकालते वक्त अलग करते हो 10% आएगा कि 5% आएगा, बिकॉज एनी जो सर आप क्या करेंगे इंटू 10 इंटू 6 बाय 12 which ultimately comes out to be, तो काम बचा 5%। समझ में आ रहा है क्या? सबके हाथ में कैलकुलेटर है, वर्किंग करना चालू करो। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा वो आएगा नंबर 5, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बच्चों? सो 5000 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब आप अगर इंस्टॉलमेंट नंबर 6 में इंटरेस्ट देखेंगे तो सब लोग मुझे बताओ कि कितना है भाई, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, 6000 है क्या, 6000 डिवाइडेड बाय 105 into 5, 285.71 which comes out to be 286। सबका इंस्टॉलमेंट नंबर 5 का इंटरेस्ट 286 आया क्या, माइनस इज इक्वल टू, बराबर है बच्चों, मतलब 6000 में से 286 हटा दो, लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट इंक्लूड है इज 5740। मंजूर, 5714। सबके दिमाग में गया क्या, डाउट है, कंफ्यूजन है, बता सकते पक्का 100%। मूविंग अहेड गाइस, आप मुझे बताओ जो 4th हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होगा उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज है वो कैसे कैसे हुआ है सर, 5714 लास्ट वाला जो कैश प्राइस था वो प्लस उस इंस्टॉलमेंट वाला कैश प्राइस, मतलब निकालने के लिए आप 5714 प्लस 6000 करेंगे क्या, एग्रीड, अगेन डिवाइडेड बाय इनटू, कितना आंसर आया 557.81, मतलब 809 वगैरह,
सो जो फोर्थ हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है उसमें 558 का इंटरेस्ट इंक्लूड है क्या? एग्रीड? सिंपल है, समझ। एक्चुअली कल हो चुका है, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए पढ़ा रहा हूँ। 6000 माइनस 5042, यस और नो? तो फोर्थ का कैश प्राइस 5442 आया क्या? अब अगर आप लास्ट कॉलम देखेंगे तो 5442 प्लस क्या आएगा? 5714, मतलब 11156, 11156 आया क्या? दिमाग में गया क्या? पक्का? अब आप प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हो ना। 11156 प्लस अगेन डिवाइडेड बाय 105 into 5, आंसर कम्स आउट टू बी 807। सबका आंसर 817 आया क्या? 6000 में से 817 को हटा दो, 5183। 5183 आया क्या? दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ओके, अब 5183 प्लस 11000 कितना था? एग्जैक्ट, वो था ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कुल मिला के आउटस्टैंडिंग 16339 आया क्या? कुल मिला के आउटस्टैंडिंग 16339 आया क्या? दैट्स इट। प्लस डिवाइडेड बाय इनटू 1064 आया क्या? 1064 सबका आया क्या? श्योर? दैट्स इट गाइस। 1064, 6000 में से 1064 को हटा दो, 4936 बराबर है क्या? प्लस 1639, 21200। आप पूछो तो ये फॉर्मेट अब आपको अगर सेट हो गया दिमाग में तो इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये फॉर्मेट? इसलिए मैंने कल इंसिस्ट किया कि इसको भी एक बार देखो करके। ओके, 21275 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 105 into 5, आंसर कम्स आउट टू बी 1298.809, दैट इज 1299। 1299 इंटरेस्ट आ गया क्या? 6000 में से 1299 हटा दो, 4701 will be the cash price included in installment 1. Is it okay? Right? कुल मिला के अगर मैंने आप पूछा कि मैंने एसेट का कैश प्राइस कितना है, तो सर लास्ट वाला 4701 प्लस उससे पहले वाला टोटल आउटस्टैंडिंग 21275 बराबर है क्या? 25,976। सर डाउन पेमेंट उन्होंने बोला था कि डाउन पेमेंट शायद बोला ही नहीं, तो डाउन पेमेंट ऐड करने की जरूरत। यहाँ पे मेरा काम सम नंबर एक्चुअली कल ही वैरायटी हुई है, तो अभी नोट्स के साथ आगे बढ़ रही ना, तो हर एक सब आपके दिमाग में आने दो, इसलिए फटाफट में कंप्लीट कर रहा हूँ, सबको समझ में बिंदास बताओ, कोई भी श्योर 100%। आगे बढ़े। सम नंबर 6 एक बार आप सब लोग पढ़ लो, फिर मैं आपको गाइड करूँ। A to Z स्टूडेंट, सम नंबर 6 आप स्पीड आएगा तो एक 6 नंबर का सम आप होमवर्क के लिए कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना, बट तब इजी करके उसको इग्नोर मत करो। नंबर 6 सब लोग होमवर्क के लिए करके लाएंगे, बिकॉज बहुत बार है ना हायर परचेज का मैंने ये भी देखा है कि पेपर में प्रॉब्लम नहीं पूछते, सिर्फ कैलकुलेशंस पूछते कि फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, 5 मार्क आ गए। और अगर उन्होंने लेजर पूछा फिर जर्नल एंट्री पूछे तो 8 मार्क। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से कॉम्प्रोमाइज मत करो, सब लोग सम नंबर 7 पे आ जाओ। 5 कंप्लीट, 6 कंप्लीट, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट, सब लोग सम नंबर 7 पे आ जाओ। आ गए क्या सब लोग? क्या दे सम नंबर 7 में जरा चेक करो। ऑन 1/1/2019 Shyam Limited purchased a machine on hire purchase basis. The term of the agreement provide for 40% as the cash down payment and the balance in 3 installment
of rupees 1,63,000 as on 31st 12 2019, 1,20,000 as on 31/12/2020, and 1,10,000 as on 31/12/2021. The rate of interest charged by the vendor is 10% per annum. जो भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है कितना हो रहा है? 10% per annum. Okay. You are required to calculate the cash price and the periodic interest by the higher vendor. बताओ, दोनों का टाइम लो, सब सोचो आपको क्या डिफिकल्ट लगा, बताओ इसमें. Anything that you found difficult, चेक करो. रफ पेज निकालो, मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ. पहले रफ पेज निकालो. डायरेक्ट आंसर निकाले जाएंगे तो गड़बड़ होगी. सर एक ही प्रॉब्लम क्या है? तो डाउन पेमेंट बतानी. सिर्फ इतना पता है कि 40% बोला है ना, 40% कैश डाउन पेमेंट. मतलब आप ये समझो बच्चों कि अगर 40% कैश डाउन पेमेंट है तो रहा हुआ 60% कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट. पहले मिस्टेक यहाँ पे होने की संभावना क्या है कि आपको लगेगा सर ये जो 120, 110 और 163 है, ये रहा हुआ 60%. ये रहा हुआ 60% नहीं है. बराबर बराबर. इन तीन में जो कैश प्राइस है वो रही हुई 60%. आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब 40% कैश डाउन पेमेंट हो गया, रहा हुआ 60% कौन सा है? कैश प्राइस. गेटिंग. और ये कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट नंबर 1 to 3 में इंक्लूड है. तो आप 1 to 3 का इंटरेस्ट अगर हटा देंगे तो जो कैश प्राइस आएगा वो कितना परसेंट है? आपको समझा कि मैं क्या समझा रहा हूँ? गेटिंग. तो पहले 3 का आफ्टर 2 और 1 का अगर आप इंटरेस्ट हटा देंगे तो जो कैश प्राइस आएगा वो आएगा 60%. तो रहा 40% इजी है. एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर भी आपको चेक करो, नहीं तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करने वाला हूँ. फास्ट. इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ठीक से पकड़ना जरूरी है. इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ठीक से क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चेक कर लो सब लोग. क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है? गाइड चेक कर लो अगर सब लोगों के दिमाग में नहीं गया. ओके. देखो जिनको समझ में नहीं आया ध्यान दो. आपने को डाउन पेमेंट पता था क्या? नहीं था. बोले 40% डाउन पेमेंट है, 60% बाद में देखेंगे इंस्टॉलमेंट. मतलब जितनी मेरी टोटल कैश प्राइस है उसका 40% तो डाउन पेमेंट में चला गया, 60% कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट में आया. 60% क्या इंस्टॉलमेंट में आया, और इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऑब्वियसली आने वाला है. तो अगर आप देखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ईयर लास्ट ईयर विच इज 1,10,000. यस और नो? 1,10,000 है क्या? उसमें अगर आप इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करोगे सो इंटरेस्ट का रेट 10% है. तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस था उसके ऊपर 10% मिला के 1,10 बना.
सो आपका जो इंटरेस्ट है विल कम आउट टू बी 1,10,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब आपका इंटरेस्ट 10,000 आया क्या। और ईयर के शुरुआत में जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है वो 1,00,000 आई। पॉइंट समझ पा रहे हो क्या। सेकेंड जो मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था दैट वाज 1,20,000 एग्रीड, बट इसके ऊपर का इंटरेस्ट निकाल दो, ये 1,20 प्लस कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग एट दी एग्जैक्टली getting which comes out to be 1,20,000 plus 1 lakh मतलब 2 lakh divided by 110 into answer comes out to be समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं पक्का। अब अगर बोला कि सर इसमें कैश प्राइस कितना इंक्लूड है तो 1,00,000 प्लस इस इंस्टॉलमेंट का लास्ट इंस्टॉलमेंट का 1,00,000 मतलब कम्स आउट टू बी, ये सबको समझ में आ गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है 1,63,000 बराबर है, और इसमें आया हुआ जो इंटरेस्ट है 163 प्लस 2 लाख बराबर है क्या 3 लाख डिवाइडेड बाय कम्स आउट टू बी, तो इसका जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो आएगा 1,30,000 यस और नो, और टोटल अमाउंट जो आएगा दैट विल बी 2 लाख प्लस 1,30,000 कम्स आउट टू बी 3 लाख। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या। मतलब सर तीनों इंस्टॉलमेंट में मिला के ईयर 1 से पहले मतलब ईयर 1 के शुरुआत में ये कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग थी क्या, ईयर 1 की शुरुआत में मतलब डाउन पेमेंट के बाद, यस और नो, डाउन पेमेंट के बाद जो मेरी कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग थी दैट वाज 3,30,000 व्हिच इज 60%। समझ में आ रहा है क्या, राइट। देयरफॉर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस 60% is equal to 3,30,000. Therefore, total cash price 3,30,000 divided by बराबर क्या 3,30,000 60% के बराबर है, जिसका 40% मतलब 2,20,000 डाउन पेमेंट 3,30,000 ये कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड थी प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट मिला के इंस्टॉलमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट आंसर करेक्ट, सबको समझ में क्या गड़बड़ क्या चाहिए मतलब आपने क्या 1 2 3 किया इजी था ना, अब ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और किसी को कोई डाउट इस सब में। सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड सम नंबर 7। मैंने सिर्फ ये कॉलम पर्पसली आपको समझने के लिए अमाउंट का बनाया है ना, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जनरली आप क्या बनाते हो कैश प्राइस, पहला कॉलम आप आपके फॉर्मेट में क्या बनाते हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से बराबर है। मैंने अमाउंट का बनाया ताकि आपको और क्लैरिटी, आपको एक फॉर्मेट समझ गया कि फॉर्मेट उसे कोई इशू नहीं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड सम नंबर बच्चों से सबके दिमाग में गया क्या, उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने नोट्स में दिया हुआ, फिर भी ये बेसिक सबको क्लियर हो गया क्या पक्का। सम नंबर 8 सम नंबर 7 का सेकंड सॉरी पढ़ो सब लोग। गड़बड़ मत करो बच्चों, उस सम के लिए सोच समझ के सॉल्व करो। आप जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ में परफॉर्म करो ऐसे मुझे लग रहा है। सम ठीक से देखो फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो। एग्जैक्टली सर देयर इज अ गैप ऑफ 1 ईयर। 80% होगा सर प्रिंटिंग मिस्टेक है ना लगाएगा। अब हमारे फेवरेबल असम्पशंस में बिल्कुल प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, एक्चुअल में वैसा ही है। एक इंस्टॉलमेंट जो है वो 1 ईयर का गैप जाने के बाद पे हुआ है,
और उसके ऊपर का देन इंटरेस्ट निकालना है, ये एक टास्क है। समझ में आ रहा है क्या? ट्राई करो, रफ पेज निकाल, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बुक में, बट मत कॉपी करो। आप देखो आपको आ रहा है, नहीं तो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। करो ट्राई सब लोग। I want all of you to try for it. All right. अब देते हो बच्चों, उन्होंने जो कैलकुलेशंस अपने को दिए हुए हैं उसके मुताबिक उन्होंने क्या बोला है कि हमने एसेट तो ले लिया 1/1/2018 बराबर है, जिसमें 40% कैश डाउन पेमेंट वगैरह सब ठीक, बट रहा हुआ 60% जो इंस्टॉलमेंट में ऐड हुआ है उसमें से एक इंस्टॉलमेंट ईयर के एंड में आया एंड देन 2 साल का गैप आया। गेटिंग? मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में आया, बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर के एंड में आया ही नहीं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आया? थर्ड ईयर के एंड में, एंड देन थर्ड इंस्टॉलमेंट आया फोर्थ ईयर के एंड में। आप समझ गए क्या गड़बड़ हुई है? अब इसी को अगर मैं स्क्रीन पे एकदम सिंपल फॉर्मेट में प्रेजेंट करता हूं तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, क्या मुझे बताओ? स्क्रीन पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान दो। एसेट इज परचेस्ड ऑन 1/1/2008, तब डाउन पेमेंट हुआ रहेगा, बट अभी अपने को डाउन पेमेंट बता नहीं, हम एंड में जाएंगे। तो पहला जो मेरा इंस्टॉलमेंट है, अब ध्यान दो बच्चों, अब इंपॉर्टेंट है, मेरा जो इंस्टॉलमेंट 1 है दैट इज ड्यू ऑन 31st of December 2000, and then second installment which was supposed to due on 31st of December 2019, right, was paid on 31st of December 2000, right, and then जो हमारा इंस्टॉलमेंट 3 है इट्स पेड ऑन 31st of December 2021। तो सर जी प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट नंबर 3, उसमें 1 साल का इंटरेस्ट है, और ये जो इंस्टॉलमेंट 2 है ना, इसमें तो इंटरेस्ट 2 साल का आएगा, बट ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्टेड आपको कैसे दिया हुआ है? पर एनम दिया हुआ है। तो जो इंटरेस्ट, आप ठीक से सुनना, इंस्टॉलमेंट 1 का अमाउंट कितना है? 1,30,000। इंस्टॉलमेंट 2 का अमाउंट कितना है? 1,42,000। एंड इंस्टॉलमेंट 3 का? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बच्चों 31 दिसंबर 2021 को जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 1 साल का इंटरेस्ट है, 31 दिसंबर 2018 का जो इंस्टॉलमेंट है उसमें भी 1 साल का इंटरेस्ट है। प्रॉब्लम सिर्फ ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, इसमें 2 इयर्स का इंटरेस्ट है क्या, और ये 2 इयर्स का इंटरेस्ट एक साथ चार्ज नहीं हुआ। सर मतलब पहला जो इंटरेस्ट आया रहेगा वो आया रहेगा 31 दिसंबर 2019 को, राइट, एंड 31 दिसंबर 2019 को जो इंटरेस्ट आया था वो आपने पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट में ऐड किया, एंड देन आपने वापस 31 दिसंबर 2020 का जो ईयर एंड है उसके लिए इंटरेस्ट किया। मतलब 2 साल का इंटरेस्ट एक ही इंस्टॉलमेंट में आया है, फिर भी उसके कैलकुलेशन 2 साल के अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे। मतलब मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये 142 जो है इसमें जो 2 ईयर का इंटरेस्ट है ना वो एक साथ ऐड नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो क्या? पहले किसका ऐड हुआ? 2019 का, एंड देन कौन सा ऐड हुआ? 2020। मतलब ये तो अलग अलग ऐड हुए, ये सब मानते हो क्या? और वो अलग अलग कितने हैं वो कैलकुलेट, सबको समझ में आ गया? सर कैसे जाएंगे? एक तो ऑब्वियस है कि कैश प्राइस पता नहीं है, डाउन पेमेंट पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जाना तो उल्टा ही पड़ेगा। यस और नो? इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया कि हम जाएंगे उल्टा, दैट इज 31 दिसंबर 2021 से। मंजूर? 31 दिसंबर 2021 में अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 110, बरोबर का?
बराबर क्या बच्चों? into 10 comes out to be agreed, comes out to be, दिमाग में जा रहा? सो आंसर 31 दिसंबर के 2021 का जो ईयर है उसकी शुरुआत में 1 लाख आउटस्टैंडिंग था। मंजूर? अब ध्यान 31 दिसंबर 2020 को जो इंस्टॉलमेंट आपने पे किया दैट वाज 1 लाख, उसमें जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी, उसमें जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी कैश प्राइस प्लस 2019 का इंटरेस्ट। मतलब सर आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि 2020 में जो इंटरेस्ट लगा ना किसके किसके ऊपर लगा? ठीक से सुनना, 2020 में जो इंटरेस्ट लगा है ना 2020 में जो इंटरेस्ट लगा है ना दैट इज फॉर कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट 2 प्लस इंटरेस्ट इन 2000, बिकॉज वो इंटरेस्ट 2019 में ड्यू हो चुका है, वो आपने 2019 के एंड में पे किया क्या, तो उन्होंने क्या किया वो इंटरेस्ट ऐड कर दिया इंस्टॉलमेंट में और कहा कि अब 2020 का जो इंटरेस्ट है ना वो आप कैश प्राइस प्लस 2019 का जो इंटरेस्ट आपने अभी तक पे किया हुआ उसके ऊपर पे। समझ में आ रहा है क्या? लॉजिकली बता रहा हूँ, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, राइट? अब मुझे तो अगर मुझे 2020 का इंटरेस्ट निकालना है मैं कैसे निकालूंगा? सर जो भी टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हमने पे किया उसमें कैश प्राइस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है प्लस जो कैश प्राइस थर्ड ईयर के इंस्टॉलमेंट में है दैट इज 1 लाख ऐड कर दिया, कम्स आउट टू बी 1 लाख प्लस 1,42,000। मंजूर? 2,42,000 आया क्या? यस और नो? बराबर? ध्यान दो कैलकुलेशंस। 1 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, कितना इंटरेस्ट आया बच्चों? 22,000 इंटरेस्ट आया क्या? अब बहुत इंपॉर्टेंट, 22,000 इंटरेस्ट आया। अब आपको जो मिलेगा ना वो कैश प्राइस इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 2020 की शुरुआत में सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस 2019 का कितना है। रिलेट क्या मैंने क्या समझाया वो? तो 1,42,000 में से 22,000 2020 का इंटरेस्ट हट गया, अब आपको कितना मिला? 1 लाख। ये 1,20,000 क्या है? 2019 का प्लस इंटरेस्ट। दिमाग में गया क्या? आप 2019 का इंटरेस्ट निकालते वक्त आप 1,42,000 लेंगे कि उस ईयर का आउटस्टैंडिंग 120 लेंगे? आ गया समझ में? सो ये इंटरेस्ट कब का है? 2020 का है क्या? 22,000 2020 का है क्या? ये देखो आप क्या आया 31 दिसंबर 2019 एंड अब निकालने के लिए आप क्या ये आउटस्टैंडिंग लेंगे क्या? ये 120 प्लस ऊपर का है मतलब 2 लाख। समझ में आया? इजी करने के लिए मैंने 120 लिखा था। सो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10 कितना आया? 20,000 आया क्या? आया समझ में? एंड अब मुझे बताओ कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितना है? 1 लाख। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 142 था जिसमें 2020 का इंटरेस्ट 22 और 2019 का इंटरेस्ट। समझ में आया क्या? तो उसका जो कैश प्राइस है 1 लाख है क्या? दिमाग में गया क्या? ये देखो ये कैश प्राइस। इज इट ओके? यहाँ पे आपने 120 लिखा तो भी चलेगा आउटस्टैंडिंग। अब मुझे बताओ अभी तक आपका कैश प्राइस ये 1 लाख और ये 1 लाख आया, दिमाग में गया? 1,42,000 के 2 22 एंड 12, दिमाग में गया क्या? अब मुझे बताओ जो इंस्टॉलमेंट
31 दिसंबर 2018 को ड्यू, वो तो 1 साल के लिए है ना, जिसके ऊपर इंटरेस्ट किसका लगेगा, जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो ये 1 लाख और ये 1 लाख, 2 लाख आउटस्टैंडिंग थी क्या टोटल? यस और नो? सर ये क्यों नहीं लिया? ये एक्चुअल में तब पे नहीं हुआ है, ये सिर्फ कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ये यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे जो 1 लाख पे और यहाँ पे जो 1 लाख पे। 31 दिसंबर 2018 के एंड में कैश प्राइस कितना आउटस्टैंडिंग? ये 2 लाख, 1 लाख सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाला और 1 लाख थर्ड इंस्टॉलमेंट वाला, प्लस उस खुद इंस्टॉलमेंट में जितनी कैश प्राइस, टोटल उसकी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना? 1 लाख। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1,30,000 प्लस कैश प्राइस इंक्लूडेड इन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 लाख डिवाइडेड बाय 110 into 10। समझ में आया क्या? कितना आया आंसर? 30,000 आंसर आया क्या? राइट। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? 1 लाख इंस्टॉलमेंट का, उसमें से इंटरेस्ट कितना है, बचा कितना, मतलब वापिस 3 लाख का कैश प्राइस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बराबर है, 3 लाख का कैश प्राइस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के एग्जैक्टली शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है क्या, दैट इज इक्वल टू 60%। यस और नो? मतलब सर अगर आप इस प्रॉब्लम में टोटल इंटरेस्ट बताएंगे तो देखो टोटल इंटरेस्ट ये 10 आया, ये 22 आया, ये 20 आया, ये 30 आया। सबको क्लियर हुआ क्या? कितना इंटरेस्ट टोटल? 10,000 प्लस 22,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, 82 is the amount of